दैट के बाद अब जो वर्ड्स हम स्टार्ट करेंगे या जिस वर्ड के बारे में चर्चा करेंगे उसको आप जो पहला वर्ड है उसे कहते हैं हु। अब हु जो है इसका अर्थ हो गया कौन या जो। कौन करेंगे तो इंट्रोगेटिव हो जाएगा और जो करेंगे तो रिलेटिव हो जाएगा, ये तो पता ही लगा गया आपने। ये यूज होता है फॉर नॉमिनेटिव केस। नॉमिनेटिव केस का मतलब कर्ता कारक। समझो, जहां हु आया है अगर उसके ठीक पहले का नाउन नॉमिनेटिव केस कर्ता कारक की वैल्यू है तो आप वहां पर जो है वर्ड यूज करेंगे हु। जैसे इट वॉज मिस्टर कुमार whom came forward to help me. It was Mr. Kumar whom came forward to help me. अब बच्चा, अब यहां पर हम whom को कहां यूज कर रहे हैं? कुमार के साथ। whom की वैल्यू ऑब्जेक्टिव होती है। हम देख लें कि कुमार की वैल्यू क्या है, और किसी भी नाउन की वैल्यू निकालनी हो ना कि वो सब्जेक्टिव है कि ऑब्जेक्टिव है, तो आप वर्ब से कनेक्ट कर दो। जो नाउन वर्क कर लेगा वो सब्जेक्ट है, जो जिसके ऊपर वर्क किया जाएगा वो ऑब्जेक्ट है। बड़ी सीधी सी कहानी है। तो इट वॉज मिस्टर कुमार whom came forward, वर्ब क्या है भैया? came forward। और ये came forward आगे आने का काम किया किसने? कुमार ने। तो कुमार सब्जेक्ट हो गया। अब अगर नाउन सब्जेक्ट हो गया तो इसका प्रोनाउन भी सब्जेक्टिव मोड में होना चाहिए। तो क्या काम करेंगे? इट वॉज मिस्टर कुमार whom came forward, नहीं, क्या होगा भैया? who came forward। यानी हम यहां पर नाउन वैल्यू के साथ जा रहे थे। ठीक है। जैसे he is the man who will like to help you। हम क्या काम कर रहे हैं? हमने यहां हु को कहां रखा? मैन के पहले। हम देखेंगे मैन की वैल्यू क्या है तो हम वर्ब के पास जाएंगे। लाइक टू हेल्प, ये काम कौन करेगा? ये वर्ब कौन करेगा? मैन करेगा। यानी मैन की अपनी वैल्यू सब्जेक्टिव है। जब नाउन की वैल्यू सब्जेक्टिव है तो आप प्रोनाउन की वैल्यू भी सब्जेक्टिव रखेंगे, और ये बिल्कुल सही केस है। ये बिल्कुल सही केस है ये। ठीक है, आगे बात करते हैं। आगे देखिए, हु के बाद अगला वर्ड है हुज, यानी किसका और जिसका। आप जब हुज को किसका के सेंस में लेके जाएंगी तो ये इंट्रोगेटिव हो जाएगा, और जिसका के सेंस में लेके जाएंगे तो रिलेटिव हो जाएगा, और ये यूज होगा फॉर पजेसिव केस। पजेसिव केस का मतलब होता है बच्चे संबंध कारक, यानी कि एक नाउन को दूसरे नाउन से, एक नाउन को उसके एडजेक्टिव से जोड़ना होता है, तो पजेसिव केस की बात करते हैं हम। अगर पजेसिव केस के अकॉर्डिंग चलते हैं तो देखिए, द बॉय whom father is in army will come today। The boy whom father is in army will come today। सिंपल सी कहानी थी। बॉय की वैल्यू अगर यहां whom है तो ऑब्जेक्ट होना चाहिए था, मेन वर्ब है ही नहीं, क्योंकि मेन वर्ब की पोजीशन जो है वो क्या है? विल कम। ये आने का काम कौन करेगा? फादर करेंगे। तो अगर आने का काम फादर करेंगे तो इसका मतलब फादर सब्जेक्ट हो गया, और फादर सब्जेक्ट हो गया तो बॉय ऑब्जेक्ट हो गया। ऐसा कुछ है क्या? नहीं, क्योंकि इस फादर ने इसके ऊपर आने का काम किया है क्या? नहीं भैया, जिसके ऊपर काम किया जाता है वो ऑब्जेक्ट होता है। यहां तो पापा आएंगे तो क्या बेटे के ऊपर आ जाएंगे? ये इम्पॉसिबल सा केस बनेगा ना। तो घबराना मत, गलत मत सोचना कि ये सब्जेक्ट है तो ये ऑब्जेक्ट है। भैया ये मेन वर्ब इस पे पॉसिबल नहीं है, मतलब ये ऑब्जेक्ट नहीं है। बात समझे? इसका मतलब कि ये जो बॉय है ये फादर से कनेक्टेड है। अगर ये बॉय फादर से कनेक्टेड है तो यहां पे अब पजेसिव मोड बना है,
ये कनेक्शन पॉसिबल है। तो इसका मतलब ये नाउन की वैल्यू पजेसिव हो गई, तो प्रोनाउन की वैल्यू भी आप यहां पजेसिव ही डालेंगे और आप क्या काम करेंगे, whom के बदले whose के साथ जाएंगे। जैसे डू यू नो who book was on the table? Do you know who book was on the table? और यहां से बहुत बड़ी गलती है। जनरल स्टूडेंट क्या काम करेगा कि यहां पे इसको whose कर देगा और सही कर देगा। देखो हमने बोला डू यू नो, यहीं से इंट्रोगेटिव हो गया। जब यहीं से इंट्रोगेटिव हो गया तो इसके बाद का स्ट्रक्चर आपका रिलेटिव बन गया, पहली चीज। दूसरी चीज, यहां पर हु को किसके साथ जोड़ा, बुक के साथ। तो आप बुक के साथ कनेक्ट कर रहे हैं तो इसका मतलब केस पोजीशन में आएगा। पोजीशन में आएगा तो सबसे पहले तो आप आगे हुज बुक, लेकिन यहां से आपको क्या डालना है, रिलेटिव, यानी कि आप हेल्पिंग वर्ब नहीं डाल सकते। तो सही क्या बनेगा, हुज बुक ऑन द टेबल वॉज। ठीक है, लेकिन बोलचाल की भाषा में लोग कहेंगे ये तो सही है। भैया बहुत सी चीजें तुम्हारी कम्युनिकेशन में ऐਵੇਂ निकल जाती हैं, पता नहीं चलता, लेकिन जब टेक्निकल ग्रामर में आओगे खोपड़ी खुल जाती है। अगला वर्ड देखो, whom, लास्ट वर्ड है। किसे, जिसे। किसे करेंगे तो इंट्रोगेटिव हो जाएगा, जिसे करेंगे तो रिलेटिव। ठीक है, अब बात अगर whom की करेंगे किसे और जिसे में, तो इसकी जो वैल्यू होगी फॉर ऑब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ये काम करता है। हम एग्जाम्पल के थ्रू देख लेते हैं। द बॉय हु आई गेव माई पेन was there. The boy who I gave my pen was there. अब यहां पे हमको who लगाना किसके अकॉर्डिंग है, बॉय के अकॉर्डिंग। तो who तो नॉमिनेटिव, तो हम देखेंगे कि मेन वर्ब क्या बॉय कर रहा है। अगर बॉय मेन वर्ब कर रहा है इसका मतलब केस सही है, आप who लगा दीजिए। लेकिन हम मेन वर्ब पाते हैं तो हमको मेन वर्ब क्या मिलता है, गेव। तो गेव देने का काम किसने किया, आई ने। तो आई क्या हो गया, सब्जेक्ट, और दिया क्या, पेन, किसको दिया, बॉय को। मतलब यहां बॉय की वैल्यू ऑब्जेक्ट हो गई। अब अगर बॉय की वैल्यू ऑब्जेक्ट हो गई तो इसका प्रोनाउन मोड भी ऑब्जेक्टिव होगा। अगर प्रोनाउन मोड ऑब्जेक्टिव होगा तो फिर ये हु के बदले क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका हूं, कि whom I gave my pen was there। बात समझ रहे, थोड़ा आगे बढ़िए। Rahul is my friend whose we will help now। whose किसके लिए आया, माई फ्रेंड के लिए। माई फ्रेंड कौन है, राहुल। तो पजेसिव केस है तो हम देखते हैं क्या माई फ्रेंड और यहां कुछ पोजीशन है, नहीं है। इसका मतलब हुज गलत है। पहला काम क्या गलत है वो पहले चेक करो, हुज गलत है। हम देखेंगे कि फिर आगे क्या हो रहा है, वर्ब क्या है, वर्ब है हेल्प करने की। तो हेल्प करने का काम कौन करेगा, वी करेंगे, यानी वी सब्जेक्ट हो गए। और किसकी हेल्प करेंगे, राहुल की करेंगे, यानी राहुल ऑब्जेक्ट हो गया। तो जब आप फ्रेंड और राहुल एक ही हैं, चूंकि ऑब्जेक्टिव वैल्यू बन रही है तो यहां पर प्रोनाउन भी ऑब्जेक्टिव वैल्यू का आएगा, और यहां पे हुज के बदले क्या हो जाएगा, हुम हो जाएगा। अब एक टर्म आता है इनडायरेक्ट केस। इसमें क्या होता है कि ऑब्जेक्ट की तरह पे काम होता है लेकिन ऑब्जेक्ट इंपैक्ट नहीं होता। समझो एक चीज ध्यान से कि ऑब्जेक्ट को तभी ऑब्जेक्ट मानेंगे जब सब्जेक्ट के द्वारा किए जाने वाले मेन वर्ब का कोई प्रभाव उसके ऊपर आता। अगर ऐसा नहीं है
तो ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं है। आई रिवाइज, एन ऑब्जेक्ट इज ओनली एन ऑब्जेक्ट व्हेन द इम्पैक्ट ऑफ द मेन वर्ब डन बाय सब्जेक्ट इज मेक एन इम्पैक्ट ओवर द सब्जेक्ट। इफ दिस इज नॉट, ऑब्जेक्ट विल ट्रीट एज सब्जेक्ट। ध्यान से देखो कैसे। The girl whom we were talking about came first in class. The girl whom we were talking about came first in class. हुआ क्या? द गर्ल whom we were talking about, अब यहां हुआ क्या कि मेन वर्ब तो ठीक है, चलो बात कौन कर रहा है, हम कर रहे हैं। किसके बारे में बात कर रहे हैं? गर्ल के बारे में। लेकिन हमारे बात करने से इस पे क्या इंपैक्ट पड़ा? हम हेल्प करेंगे तो इंपैक्ट आ जाएगा, पेन देंगे तो इंपैक्ट आ जाएगा। लेकिन हमारे बात करने से, अगर किसी के बात करने से कोई मर जाता तो हे प्रभु, संसार कब का जो है निर्जन हो गया होता, धरती पर कोई बचता ही नहीं। हर किसी की जिंदगी में कोई ना कोई ऐसा जरूर होता है जिसको हम दिल से पीटना चाहते हैं, नहीं पीट पाते क्योंकि कमजोर होते हैं उससे हम। तो हम दुआ करते हैं, हे प्रभु आज उसको रास्ते में कुत्ता काट ले, आज उसको काला सांड उठा के पटक दे। जिसको पीट सकते हैं पीट लेते हैं, ये तो मानव नेचर है ना भाई। तो क्या काम करेंगे कि हम किसी से बात कर रहे हैं या किसी के बारे में बात कर रहे हैं तो उस पर कोई इंपैक्ट नहीं आता। इसका मतलब जो गर्ल है हमारे इस वर्ब से इंपैक्टेड नहीं हो रही है, और नहीं हो रही है तो आप यहां पर whom के बदले क्या लेके जाएंगे? who के साथ ही जाएंगे, यानी कि आप यहां पर गर्ल की वैल्यू सब्जेक्ट ही रखेंगे। ठीक है, तो बेसिक खत्म हो गया। थोड़ा सा और बात कर, रिलेटिव में सभी वर्ड्स के बेसिक के बाद अब हम लोग थोड़ा सा कुछ एडवांस टर्म पे आ जाते हैं। जिस पॉइंट पे हम बात करेंगे उसे हम कहते हैं रिलेटिव प्लस एवर। ये इसलिए हम सिखा रहे हैं आपको क्योंकि आपको कुछ प्रश्न जो है वो एवर के साथ भी पूछता है, या एवर विदा एवर या विथ एवर से क्वेश्चन भी कंफ्यूज कराता है। ध्यान से देखिएगा, अब आप एवर के साथ जाएंगे तो पहला वर्ड आपको मिलता है वॉट एवर, फिर आपको मिलता है वेन एवर, वेयर एवर, whoever, whomsoever और however। however थोड़ा सा डिफरेंट है दोनों के मुकाबले। whatever, चाहे जो कुछ भी, whenever, चाहे जब कभी भी, wherever, चाहे जहां भी, whoever, चाहे जो भी, whomsoever, चाहे जिस किसी को भी, however, फिर भी या कैसे भी। थोड़ा सा इनके बारे में आप सुनिएगा 2 मिनट। जिन वर्ड्स को हम विदाउट एवर लिखते हैं, यानी हम व्हाट, व्हेन, वेयर, हु, हाउ की बात करते हैं, जिन वर्ड्स को विदाउट एवर के लिखते हैं ये सिंगुलर और नॉन अल्टरनेटिव यानी बिना विकल्प के नाउन या सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के लिए आता है। जैसे इट इज व्हाट which I can give you, what do you know about me, वो सिंगल की बात है। लेकिन आप जब whatever की बात करते हैं तो मतलब होता है जो कुछ भी, विकल्प है कि जो कुछ भी मेरे बारे में सोचो मुझको परवाह नहीं, चाहे तुम मुझको ओसामा समझो, चाहे ओबामा समझो, चाहे शकुनी मामा समझो, मुझको परवाह नहीं। तो आई डोंट केयर वॉट एवर यू थिंक अबाउट मी, न कि वॉट यू थिंक अबाउट मी। क्लियर है? आई डोंट केयर वॉट एवर यू थिंक अबाउट मी, न कि वॉट यू थिंक अबाउट मी। सेम चीज यहां है आपका कि वेन ही कम्स इन सिटी ही इनवाइट्स मी ऑन लंच।
जब आता है तब बुलाता है, मतलब जब जब आता है तब तब बुलाता है, तो फ्रीक्वेंसी हो गई ना। तो ये केस क्या बनेगा, वेन एवर ही कम्स इन सिटी ही इनवाइट्स मी ऑन लंच। तो वेन के बदले वेन एवर, ठीक है। वेयर एवर, कि वेयर एवर चाहे जहां कहीं भी, तो यू कैन बी इजिली सर्च्ड, तुम्हारी तलाश हो जाएगी। वेयर एवर यू हाइड योर सेल्फ, चाहे जहां छुपा लो, कोई इशू नहीं है, तलाश हो जाएगी। Whoever, I don't care, I don't care whoever be with you, तुम्हारे साथ जो भी है मुझको नहीं परवाह, ठीक है। whomsoever ये ऑब्जेक्ट का अल्टरनेटिव है कि जिस किसी को भी, इट डिपेंड्स ऑन यू दैट whomsoever यू सेलेक्ट योर सेक्रेटरी, किसको तुम अपना सेक्रेटरी चुनते हो ये तुम्हारे ऊपर है। तो ये जो वर्ड है ये एक कैटेगरी में है, हाउएवर थोड़ा सा डिफरेंट है, ये एडवर्स कंडीशन है कि ही वॉज इल हाउएवर बिकेम सक्सेसफुल, ठीक है। फिर भी ये एडवर्स है, तो इसलिए थोड़ा सा इसको हम कैटेगरी से बाहर रख देते हैं, लेकिन पढ़ा रहे थे तो हमने कहा इसको भी आपको बता दें। तो आप समझो बच्चे कि एवर के साथ होगा तो अल्टरनेटिव होगा, एवर के बिना होगा तो सिंगुलर पॉइंटेड होगा। पॉइंट क्लियर है? अगला पॉइंट देखते हैं। तो अगले पॉइंट को हम कहते हैं मॉडिफायर। एक होता है प्लेस्ड मॉडिफायर, एक मिसप्लेस्ड मॉडिफायर। इन वर्ड्स को मॉडिफायर के तौर पे यूज करते हैं, कैसे जरा ध्यान से देखिए। हाउ मेनी एग्स एंड मिल्क डू यू नीड इन ब्रेकफास्ट। अब कुछ बच्चे सोचेंगे कि डू लगा दिया, हाउ मेनी लगा दिया, सब कुछ तो ठीक है, गड़बड़ा गया मामला। देखो, एक्स काउंटेबल है, मिल्क अनकाउंटेबल है, और दोनों के लिए आप वर्ड यूज कर रहे हैं हाउ मेनी, जबकि मैनी काउंटेबल एडजेक्टिव है। अब ये पॉसिबल नहीं है कि एक काउंटेबल एडजेक्टिव एक अनकाउंटेबल नाउन को फेवर करे। तो उस केस में हम क्या काम करेंगे, हाउ मेनी एक्स एंड हाउ मच मिल्क डू यू नीड इन ब्रेकफास्ट। ये प्लेस्ड मॉडिफायर है, ठीक। जैसे कि एग्जांपल और देखते हैं। एनीथिंग और एनीवन, which troubles me a lot is disliked by me. Anything or anyone which troubles me a lot is disliked by me. अब आप देखिए which जो आया है इसका क्लोजेस्ट एंटीसीडेंट क्या है, एनीवन। एनीवन चूंकि ह्यूमन के लिए होता है और आप प्रोनाउन यूज कर रहे हैं नॉन ह्यूमन का, तो उस केस में आप विच के बदले क्या यूज करेंगे, दैट यूज करेंगे या फिर हु यूज करेंगे, क्योंकि ग्रुपिंग वर्ड के अकॉर्डिंग दैट भी आप लगा सकते हैं। तो सही केस क्या बनेगा कि एनीवन और एनीवन दैट या हु ट्रबल्स मी अ लॉट इज डिसलाइक्ड बाय मी। ये आपका प्लेस्ड मॉडिफायर है, जहां पर थोड़ा बहुत गलती, मतलब कि वो वर्ड होता है लेकिन वो आपका जो है गलत होता है, यानी प्लेस पे रहता है लेकिन वर्ड गलत होता है। एक होता है मिसप्लेस्ड मॉडिफायर, थोड़ा उस पर भी चर्चा कर लेते हैं। मिसप्लेस्ड मॉडिफायर क्या होता है कि क्लोजेस्ट एंटीसीडेंट के पास जो आपका रिलेटिव प्रोनाउन रहता है वो अपने नाउन को फेवर ही नहीं करता, वो किसी और नाउन के लिए आता है। जैसे ऑल द फर्नीचर
that was purchased from Agra has been sent to Delhi. All the furniture that was purchased from Agra has been sent to Delhi. हम बोले कि इसमें गलती क्या है, तो कुछ कहेंगे सब सही है। कहाँ सही है, कहाँ सही है आपको तो? ऑल द फर्नीचर दैट वॉज परचेज फ्रॉम आगरा, ये दैट चलो समझ में आता है, ठीक है। आया किसके लिए? फर्नीचर के लिए। तो ये जो रिलेटिव प्रोनाउन है ये बिल्कुल इसके क्लोजेस्ट फॉर्म में बिल्कुल सही है, यानी पोजीशन सही है। अब अगर हम इस स्टेटमेंट को बदल दें इस तरीके से, ऑल द फर्नीचर has been sent to Agra that was has been sent to Delhi, दिल्ली भेजिए, that was purchased from Agra। तो अब जरा ऊपर वाले स्टेटमेंट और नीचे वाले स्टेटमेंट में थोड़ा सा एक बार सही निगाह डालो तो आपको दोनों ही सही लग जाएंगे, लेकिन दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंट आ गया आपका। देखो यहां जो ऊपर वाले में दैट था वो फर्नीचर के लिए आ रहा था, जो आपका मेन वर्ब था परचेजिंग का वो फर्नीचर पर पॉसिबल था, मतलब यहां दैट का प्लेस सही है, ये मिसप्लेस्ड नहीं है। लेकिन नीचे वाले में आओ, ऑल द फर्नीचर हैज बीन सेंट टू दिल्ली दैट वाज परचेज्ड फ्रॉम आगरा। अब ये दैट का क्लोजेस्ट एंटीसीडेंट कौन है? दिल्ली। और मेन वर्ब आओ परचेज। तो प्रभु आप ये कहना चाहते हैं कि आपने आगरा से दिल्ली खरीदी और आगरा से दिल्ली खरीद के आपने फर्नीचर को भेज दिया, ये बड़ा असंभव सा कृत्य है। इसका मतलब ये हो गया बेटा कि ये जो आपका यहां से जो रिलेटिव क्लॉज है ये सपोर्ट नहीं कर रहा है आपका इस पर्टिकुलर फ्रेज का। तो सही मोड क्या बनेगा कि ऑल द फर्नीचर, और ये फर्नीचर को ही दैट सपोर्ट करता है, तो फर्नीचर को यहीं ले आओ तुरंत। तो कितना आपका ये कितना स्टेटमेंट बचा? इतना कि ऑल द फर्नीचर दैट वाज परचेस्ड फ्रॉम आगरा। अब आप इसको यहां नीचे ले आओ, ऊपर वाला बन जाएगा। क्या होगा? हैज बीन सेंट टू दिल्ली। ये मिसप्लेस्ड मॉडिफायर है, मतलब इसमें हमारा जो रिलेटिव वर्ड है वो अपने क्लोजेस्ट एंटीसीडेंट को सपोर्ट करता ही नहीं है। एक और एग्जांपल देखिए, ही लिव इन दिल्ली विथ फैमिली which consists his son and father. He lives in Delhi with family which consists his son and father. अब ये which जो आया है फैमिली के लिए आया हो, लेकिन इसके अलावा एक और यहां पर नाउन है। इसका मतलब कि आप एक रिलेटिव को दो दो नाउन के लिए ला रहे थे, गड़बड़ था। डिसाइड कैसे करेंगे कि कौन सा होना चाहिए? तो भैया कंसिस्टिंग ऑफ सन एंड फादर, तो सन एंड फादर हैं कहाँ? फैमिली में, और फैमिली दिल्ली में है। इसका मतलब कि ये जो विच है ये फैमिली को फेवर कर रही है, इन दिल्ली को फेवर नहीं कर रही है। ठीक है, सही क्या करेंगे? ही लिव विथ फैमिली विच कंसिस्ट हिज सन एंड फादर, और ये फिर आप उठाकर यहां ले आएंगे इन दिल्ली। तो मॉडिफायर का प्लेस जो होता है उस पर नहीं आना मिसप्लेस्ड मॉडिफायर का केस बनता है। अगर आप ग्रेजुएट लेवल की परीक्षाओं में जाते हैं कहीं भी, तो एक दो क्वेश्चन यहां से आपको मिलता है। तो बच्चे हम लोगों ने रिलेटिव और इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कंप्लीट किया। अगला टॉपिक है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। इंपॉर्टेंट है, ध्यान से पढ़िएगा। थैंक यू।